नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले बड़ी खबर देंगे भोपाल से, जहां कर्मचारियों की कलम बंद हड़ताल 28 सितंबर को प्रदेश के 5 लाख अधिकारी कर्मचारी 4 मांगों को लेकर करेंगे कलम बंद आंदोलन। 22 कर्मचारी संगठन के संयुक्त मोर्चा हड़ताल करेगा। ब्लॉक, तहसील, जिला, प्रदेश स्तर पर होगी हड़ताल। काल्पनिक वेतन वृद्धि का आदेश निरस्त। 5% डीए, 7वें वेतनमान की अंतिम किस्त और प्रमोशन की मांग की जा रही है। हम लोगों का 28 सितंबर 2020 को कलम बंद आंदोलन पूरे प्रदेश में ब्लॉक स्तर पर, जिला स्तर पर, तहसील स्तर पर है। कर्मचारियों की 4 सूत्री मांगे हैं। वो 4 सूत्री मांगों में है जो काल्पनिक वेतन वृद्धि का आदेश निकाला था, काल्पनिक वेतन वृद्धि का आदेश निरस्त करें, वास्तविक वेतन वृद्धि जारी करें। दूसरी हमारी मांग पत्र में था कि हमें 5% डीए जो कांग्रेस सरकार दे के गई थी उसको रोक दिया। तीसरी हमारी थी कि 7वें वेतनमान का अंतिम किस्त जो मिलना थी वो भी रोक दी। पदोन्नति के अवसर खोल नहीं रहे हैं नए पदोन्नति नियम बना के। इन 4 मुद्दों पर हमारा आंदोलन है। ये 24 अगस्त को भी था और दूसरा ये 28 सितंबर को है। ये दूसरे चरण का है। सरकार अगर हमसे बुला के बात करती है, हमें संतुष्ट करती है तो हम लोग संतुष्ट हैं, लेकिन इस सरकार ने अभी तक कोई भी कर्मचारी हितैषी कार्य नहीं किया है। तो सुना आपने, यहाँ पर सरकार यदि बात करती है तो वे संतुष्ट हैं, बात करने के लिए तैयार हैं। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता मनोज जुड़ गए। मनोज, कर्मचारियों की हड़ताल है, ये भी कहना है कि यदि सरकार विचार करती है, बात करने के लिए बुलाती है तो वे बात करेंगे, समझेंगे, लेकिन अभी तक सरकार की तरफ से किसी भी तरीके की कोई पहल ही नहीं की गई है। मनोज। रिनी, बिल्कुल आपने बिल्कुल सही कहा है कि जब पहले चरण का आंदोलन इन कर्मचारियों के द्वारा किया गया था तो उस दौरान भी किसी भी सरकार के तरफ से अधिकारी या फिर नेता ने किसी तरीके की बातचीत इन कर्मचारियों के नेताओं से नहीं की। यही कारण है कि अब ये 28 सितंबर को दूसरे चरण का आंदोलन इनके द्वारा किया जा रहा है। और बड़ी बात यह है कि 22 कर्मचारी जो संगठन है प्रदेश के, उन्होंने ये संयुक्त मोर्चा बनाया है और अब 28 सितंबर को प्रदेश भर में करीब 5 लाख अधिकारी कर्मचारी 4 सूत्रीय मांग को लेकर कलम बंद आंदोलन शुरू करेंगे। हालांकि ये एक दिन का ये आंदोलन रहेगा, लेकिन इस आंदोलन को जो है ब्लॉक, तहसील और जिला स्तर पर भी कर्मचारी संगठनों के द्वारा आयोजित किया जा रहा है। यानी 28 सितंबर को सरकारी कामकाज पर इसका असर पड़ेगा। जो तमाम कामकाज हैं, चाहे वो जनता से जुड़े हो या फिर सरकारी विभाग से जुड़े हैं, वो तमाम कामकाज पर असर इस आंदोलन का पड़ेगा। और जो 4 सूत्रीय मांग है रेनू, उसमें काल्पनिक जो वेतन वृद्धि के आदेश जारी सरकार के द्वारा किए गए थे, उनका ये कहना है कि इस आदेश को निरस्त किया जाए, साथ में वास्तविक वेतन वृद्धि के आदेश को जारी किया जाए। और ये भी उनकी मांग है कि 5% डीए देने की जो बात कमलनाथ सरकार में की गई है, उस पर जो रोक लगाई गई है उसको भी हटाया जाए। 2 मांगे उनकी हो रही, जिसमें पदोन्नति की मांग है, 7वें वेतनमान की जो आखिरी किस्त उनको अभी नहीं मिली कर्मचारियों को, वो लेने की मांग भी उनकी है। तो 4 सूत्री मांग को लेकर 28 सितंबर को ये आंदोलन कर्मचारी संगठन, जो कि 22 कर्मचारी संगठन का एक संयुक्त मोर्चा है, उसके द्वारा की जाएगी। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका मनोज तमाम जानकारी के लिए। तो 28 सितंबर को बड़ी हड़ताल होने जा रही है। 22 संगठन इसका समर्थन कर रहे हैं। 5 लाख अधिकारी कर्मचारी इसमें शामिल होंगे। और इसी बीच एक बड़ी खबर इंदौर से। व्यापारियों ने लॉकडाउन को लेकर बड़ी पहल की है और आज से हफ्ते में 2 दिन इंदौर की 20,000 दुकानें बंद रहेंगी और इसके साथ ही 47 बड़े बाजार भी बंद रहेंगे। कारोबारियों ने मिलकर ये बड़ा फैसला लिया है। कारोबारियों ने शनिवार और रविवार को इंदौर में दुकानें बंद रहेंगी। अन्य दिन दुकान 11 बजे से शाम 6 बजे तक खुली रहेंगी। तो ये बड़ा फैसला कारोबारियों ने खुद मिलकर लिया है, क्योंकि जिस तरीके से कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, सबसे ज़्यादा जो आना जाना रहता है वो मार्केट में ही होता है। और जब दुकानें खुलती हैं तो जो व्यापारी कारोबारी हैं, जो दुकानदार हैं, वो पूरे दिन की दुकान के बाद अपने घर भी पहुंचते हैं। और ये भी देखा गया है कि जो कारोबारी हैं उनके घरों में भी कोरोना के मामले बढ़े हैं तेजी से। और यही बहुत बड़ा कारण है कि इस बार कारोबारियों ने खुद से इसे अपनी जिम्मेदारी समझी और कोरोना को खत्म करने के लिए या इसे रोकने के लिए लॉकडाउन का फैसला किया। और ये बहुत ही निश्चित तौर पर लॉकडाउन किया जा रहा है, जहां 20,000 दुकानें बंद रहेंगी, 47 बड़े बाजार बंद रहेंगे। शनिवार रविवार को
दुकानें पूर्णतः बंद रहेंगी और जो अन्य दिनों दुकानें खुलेंगी उनका समय सुबह 11 से रात 6 बजे तक किया गया है। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता विकास जुड़ गए हैं। विकास, व्यापारियों ने खुद की सहमति से कारोबारियों ने अब यहां पर लॉकडाउन लगा लिया है। किस तरीके की तस्वीर अभी देखने को मिल रही है विकास इंदौर में? तो शायद विकास नहीं सुन पा रहे हैं, लेकिन हम फिर से उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि आखिरकार इंदौर में किस तरीके का व्यापक असर देखने को मिल रहा है। कारोबारियों द्वारा लगाए गए लॉकडाउन के चलते क्या स्थिति बनी हुई है, किस तरीके से बाकी लोग इस चीज़ का समर्थन कर रहे हैं, क्या पुलिस प्रशासन भी इसको समर्थन दे रहा है? क्योंकि एक बड़ी जिम्मेदारी यही हो जाती है, दुकानें तो बंद हैं लेकिन बाकी लोग बाहर निकलते हैं, तो उस दौरान पुलिस की क्या भूमिका नजर आ रही है? तो ये बड़ी खबर है जहां 20,000 दुकानें बंद रहेंगी और आज से सप्ताह में 2 दिन बंद दुकानें रहेंगी। शनिवार और रविवार को दुकानें नहीं खुलेंगी। और एक बार फिर से विकास से बात करने की कोशिश करते हैं। विकास, कारोबारियों द्वारा किए गए इस लॉकडाउन में कितना व्यापक असर इंदौर में देखने को मिल रहा है? बिल्कुल रीनू, अगर बात किया तो कहीं ना कहीं इसका व्यापक असर सभी इसी पर देखना चाहते हैं कि कोरोना का संक्रमण जो है वो कहीं ना कहीं शून्यता और शिथिलता की ओर चला जाए। चूंकि इससे पहले जब लॉकडाउन का इम्प्लीमेंटेशन किया गया, जिला प्रशासन ने कई नियम बनाए गए और उनका समय समय पर पालन किया गया, लेकिन इसके बीच में ये लगातार मांग उठती रही कि व्यापारों का जो व्यापारी हैं उनके लिए उनके व्यापारों का संचालन सुनिश्चित किया जाए। और यही वजह है कि बीच में कुछ लोगों ने मध्यस्थता करते हुए कई नियमों का पालन करने के साथ साथ में व्यापार को खोलने की अनुमति दे दी थी। लेकिन कुछ जगह ऐसी चीज़ें नोटिस की गई कि व्यापारियों के स्थल पर बड़ी संख्या में भीड़ एकत्रित हो रही है। कुछ लोग बेवजह वहां पहुंच रहे हैं, जिन्हें कुछ काम नहीं होता है, उनके साथ भी कुछ लोग वहां पहुंच रहे हैं। यही वजह है कि संक्रमण की जो शून्यता है वो शहर में देखने को नहीं मिल रही थी, बल्कि लगातार संक्रमण की अधिकता शहर में दर्ज की जा रही थी। यही वजह है कि अब एक साथ में 47 व्यापारिक एसोसिएशन ने यह निर्णय लिया है, जो कि जिला प्रशासन के साथ में बैठक करने के बाद निर्णय हुआ है कि स्वैच्छिक अब लॉकडाउन किया जाएगा, अर्थात वो खुद अपने मन से शनिवार और किया जा रहा है और इससे कहीं ना कहीं सरकार को भी मदद मिलेगी। विकास, शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और साथ ही लॉकडाउन के बाद जिस तरीके के हालात हैं पूरे प्रदेश में हम देख पा रहे हैं। भोपाल से खबर है, प्रदेश की मंडियों में मंडी एक्ट का विरोध का आज तीसरा दिन है। 272 मंडियों में फल सब्जी व्यापारी भी सांकेतिक तौर पर हड़ताल में शामिल हुए। 90,000 अनाज व्यापारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर। भोपाल करोद मंडी में 200 से ज्यादा अनाज व्यापारी हड़ताल पर हैं। तो अनाज व्यापारी भी अब हड़ताल कर रहे हैं। प्रदेश में मंडी एक्ट का विरोध किया जा रहा है। 272 मंडियों में इस हड़ताल का व्यापक असर देखने को भी मिला। 90,000 व्यापारी हड़ताल पर हैं। उपचुनाव से पहले सरकारी कार्यक्रमों में भीड़ जुटाने का कांग्रेस का बीजेपी पर आरोप। जहां सांवेर में बसों के अधिग्रहण करने और सिंचाई विभाग की भुगतान करने पर कांग्रेस ने उठाए सवाल। उपचुनाव से पहले बीजेपी पर सरकारी पैसे के दुरुपयोग का आरोप लगाया। कांग्रेस ने चुनाव आयोग से ऐसे कार्यक्रमों पर रोक लगाने की मांग उठाई है। विधानसभा उपचुनाव में M2 मॉडल के ईवीएम की जगह अब M3 मॉडल के ईवीएम का इस्तेमाल किया जाएगा। मध्य प्रदेश के संयुक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी धर्मेंद्र कुमार जैन ने M3 मशीनों को M2 से बेहतर बताया। पहले M2 मशीनों के कंट्रोल यूनिट के साथ ही 4 बैलेट यूनिट जोड़े जा सकते थे, लेकिन अब नई मशीनों में 24 बैलेट यूनिट को जोड़ा जा सकेगा और इनमें बैटरी इंडिकेटर है और वजन भी कम है। सवाल ये कि जितनी इसकी लेटेस्ट सब टेक्नोलॉजी होंगी तो इसमें फर्जीवाड़े के ज़्यादा चांसेस होंगे। उसको बाहर से रिमोट कंट्रोल करके हेरा फेरी जो अभी कहा जा रहा है कि पिछला लोकसभा चुनाव में और बहुत से इनके विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी इन सब चीज़ों में माहिर रही है। तो ये मैं समझता हूँ कि और M3 आने में जो करारी की बात कर रहे थे, इसमें भी कहीं ना कहीं कुछ ये डाउटफुल है कि आखिर ये जो चुनाव है
क्योंकि महत्वपूर्ण चुनाव हैं बिहार के और मध्य प्रदेश के 27, ये अपने आप में एक जनरल चुनाव जैसा है 28 चुनाव। तो इसमें ये शंका है कि ये अचानक एडवांस्ड M3 क्यों लाई जा रही है। हमारी खबर भोपाल से, जहां महापौर चुनाव पर सरकार लाएगी अध्यादेश। अब प्रत्यक्ष प्रणाली से चुनाव के लिए अध्यादेश लाएगी। निकाय चुनाव के 6 महीने पहले वार्ड परिसीमन का संशोधन भी अध्यादेश में शामिल होगा। नगरीय विकास और आवास विभाग ने प्रस्ताव राज्यपाल की मंजूरी के लिए भेज दिया है। सरकार ने पिछले कांग्रेस सरकार के महापौर के चुनाव अब प्रत्यक्ष प्रणाली से करने के फैसले को पलटा था। विधानसभा से मंजूरी न मिलने पर नियम अभी लागू नहीं हुआ है। मेयर इलेक्ट होके आता है वो नीचे डेथ में नहीं जा पाता। तो और एक महापौर पार्षदों में से बनेगा तो मैं समझता हूँ कि उसका एडमिनिस्ट्रेशन और बेटर होगा और पार्षदों की भी सुनेगा और जनता की सुनेगा। इसलिए कमलनाथ जी की सरकार ने ये तय किया था अगर ये अध्यादेश ला के अगर आए तो कांग्रेस और दूसरा इनको विधानसभा में लाना पड़ेगा और हम इसके खिलाफ। तो वहीं कोंडागांव से खबर है, जहां जिले को आज मिलेगी सौगात। 271 करोड़ के विकास कार्यों का सीएम भूपेश लोकार्पण करने वाले हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए क्षेत्रवासियों को देंगे सौगात। 2 करोड़ की लागत से बने मुक्ति धाम सहित अन्य निर्माण कार्यों का आज लोकार्पण सीएम करने वाले हैं। तो जिले को आज करोड़ों की सौगात मिलने जा रही है। सीएम भूपेश बघेल करेंगे लोकार्पण। 271 करोड़ के विकास कार्यों की सौगात आज मिलने वाली है। खबर रायपुर से है, गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू आज करेंगे समीक्षा। पुलिस अधिकारियों के साथ करेंगे उच्च स्तरीय बैठक। बढ़ते अपराध और नक्सलवाद के मुद्दे पर होगी चर्चा। दोपहर 3 बजे होगी समीक्षा बैठक। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए करेंगे समीक्षा बैठक। डीजीपी और आला पुलिस अधिकारी होंगे शामिल। तो दोपहर 3 बजे होगी समीक्षा बैठक। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए करेंगे समीक्षा बैठक। डीजीपी और आला पुलिस अधिकारी भी इस बैठक में शामिल होंगे। तो अपराध और नक्सलवाद के मुद्दे को लेकर आज चर्चा होनी है। दोपहर 3 बजे ये बैठक रखी गई है, जिसमें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सभी लोग जुड़ेंगे और बातचीत करेंगे। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता देवव्रत भगत जुड़ गए। देवव्रत, आज अपराध और नक्सलवाद को खत्म करने के लिए इसको लेकर आज समीक्षा बैठक की जा रही है। क्या खास इस बैठक में, क्या कुछ बड़े कदम उठाने की संभावना है? जी, जिस तरह से ये देखा जा रहा है कि अपराध के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं और पिछले कुछ महीनों में कुछ नक्सली गतिविधियों में, घटनाओं में भी बढ़ोतरी हुई है। लिहाजा कानून व्यवस्था की समीक्षा बेहद जरूरी है और इसीलिए गृह मंत्री आज बैठक लेने वाले हैं, आला अधिकारियों से चर्चा करने वाले हैं और इस बैठक में डीजीपी मौजूद रहेंगे। इसके अलावा जो भी पुलिस विभाग के अधिकारी हैं वो मौजूद रहेंगे और जिस तरह से प्रदेश में जो भी अपराध लगातार बढ़ रहे हैं, कई मामले लगातार बढ़ रहे हैं, उसको लेकर के गृह मंत्री जानकारी लेंगे कि किस तरह की व्यवस्था जो है वो पुलिस द्वारा की गई है और अभी इस पर लगाम लगाए जाने के लिए क्या कुछ रणनीति बनानी चाहिए। दूसरी बात नक्सलवाद की है, क्योंकि प्रदेश वैसे ही नक्सलवाद का दंश झेल रहा है, लेकिन पिछले कुछ दिनों में ये देखा गया कि लगातार विपक्ष जो है नक्सली घटनाओं को लेकर के सत्ता पक्ष पर हावी है। लिहाजा अभी यहाँ पर सरकार के लिए भी बड़ी चुनौती है। एक तरह से कोरोना काल चल रहा है और इस बीच अगर नक्सल घटनाएं भी होती है तो परेशानी और ज्यादा बढ़ जाती है। बिल्कुल देवव्रत, शुक्रिया आपका जानकारी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दीपिका पादुकोण पहुंची एनसीबी दफ्तर, जहां छोटे कार में सवार होकर दीपिका दफ्तर पहुंची हैं। होटल से सीधे एनसीबी के दफ्तर ही पहुंची है दीपिका से पूछताछ शुरू हो चुकी है। तो एनसीबी की टीम दीपिका से पूछताछ शुरू कर चुकी है और ये तस्वीरें आप देखिए जहां दीपिका दफ्तर पहुंच चुकी हैं। छोटी कार से पहुंची दफ्तर, पूछताछ उनकी की जानी है और ड्रग्स मामले को लेकर दीपिका पादुकोण एनसीबी दफ्तर पहुंच चुकी हैं और ज्यादा जानकारी के साथ अरवेश तिवारी जुड़ गए हैं। अरवेश, दीपिका पहुंच चुकी है, क्या पूछताछ शुरू हो चुकी है वहां पर?
जी बिल्कुल रेणु जी, दीपिका को 10 बजे का वक्त दिया था एनसीबी ने, लेकिन वो 10 बजे की बजाय 10 मिनट पहले ही एनसीबी के दफ्तर पहुंच चुकी हैं और 10 बजे ठीक जैसे 10 मिनट पहले पहुंची, उसके बाद 10 बजे तमाम अधिकारी पहले ही मौजूद थे वहां पर, उनसे पूछताछ शुरू हो चुकी है और उनसे इस बेस पर पूछताछ हो रही है कि जो उनका चैट बरामद हुआ है जो एनसीबी के हाथों में लगा है साल 2017 का, जिस तरह से वो चैट में जी क्वान मैनेजर की जो पूर्व मैनेजर हैं करिश्मा प्रकाश, उनसे जो उनकी चैट हुई थी कि माल है क्या, हैश है क्या, तो उस बारे में पूरे तकरीबन 10 से 15 सवाल एनसीबी ने तैयार किए गए हैं। क्या आप वाकई किसी ड्रग्स को लेकर बातचीत कर रही थी? अगर ड्रग्स को लेकर बातचीत कर रही थी, ड्रग्स किसके लिए मंगाया जा रहा था? इसका पेमेंट कैसे किया गया था? क्या ये किसी और के लिए मंगाया जा रहा था? क्या आप खुद इस ड्रग्स का सेवन करती हैं? तो ऐसे कई सवाल हैं जिसको लेकर दीपिका को आज जवाब देना होगा। हालांकि दीपिका कल देर रात से ही आज एनसीबी दफ्तर आने के लिए तैयार थी, लेकिन उन्हें पता था कि मीडिया का जो पूरा हुजूम है उनके घर के बाहर खड़ा है, तो कल देर रात से उन्होंने होटल में कहीं एक कमरा बुक किया था, साथ में रणवीर भी थे और बिल्कुल एनसीबी दफ्तर के करीबन कोलाबा के आसपास कोई होटल कहा जा रहा है, पक्के तौर पे तो नहीं। और जब उनकी एक छोटी सी कार जिसमें ब्लैक फिल्म लगा था, उस कार से पहुंची थी, बाहर की तस्वीरें तो साफ नजर नहीं आई, लेकिन जब अंदर उतरी वो सर्वेश जी, आप नजर बना के